नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरुआत करेंगे कुषाण वंश से और इसके आगे के राजवंशों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले दो वीडियोज अपलोड किए जा चुके हैं एमपीपीएससी 2026 के सीरीज में। कुषाण वंश एक चीनी कबीला था। एक चीनी कबीला था। ये कबीला मध्य एशिया से चलते हुए भारत आया। इसके जो संस्थापक थे वो थे कुजुल कडफिसेस। और इनकी राजधानी थी, राजधानी पेशावर। दो राजधानी थी इनकी, एक तो पेशावर थी और एक थी मथुरा। ठीक है, मथुरा। इसके जो सबसे प्रसिद्ध राजा हुए वो थे कनिष्क। कनिष्क 78 एडी से 110 एडी तक राज करता है। और कनिष्क ने ही शकों की जो पंजाब शाखा थी, मथुरा और उज्जैनी की शाखा थी, इनको परास्त किया था। परंतु उज्जैन के जो शक थे उनका पूरी तरह से उन्मूलन नहीं कर पाए थे। ठीक है। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में शहडोल और हरदा से इनके सिक्के मिले हैं। शहडोल और हरदा से इसके कनिष्क के सिक्के प्राप्त हुए हैं। कनिष्क से संबंधित एक अभिलेख सांची से भी प्राप्त हुआ है। ठीक है। कनिष्क चूंकि इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध राजा था, इसके बारे में कुछ और फैक्ट की भी बात कर लेते हैं। परंतु इससे पहले एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत में सर्वाधिक सोने का सिक्का कौन सा वंश चलाता है, तो ये था कुषाण वंश। और कुषाणों में कौन सा राजा था, तो ये था बिमक डफिसेस। बिमक डफिसेस। ठीक है। तो ये राजा था कुषाणों में। ठीक है। जिसने भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाया था। ठीक है। इसके अलावा जो कनिष्क है, कनिष्क ने कुछ और काम किए थे जो नोटिस करने लायक थे। जैसे कि इसने शक संवत चलाया था। शक संवत चलाया था, जो कि आज हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। यही शक संवत आज हमारा क्या है? राष्ट्रीय पंचांग है। ठीक है। राष्ट्रीय पंचांग है। ठीक है। तो जो आज हमारा राष्ट्रीय पंचांग है, ये किसके द्वारा चलाया गया था? कनिष्क के द्वारा। कब? 78 एडी में। 78 एडी में ये शक संवत चलाया गया था, यानी हमारा राष्ट्रीय पंचांग 78 एडी में चलाया गया था। ठीक है। और इसमें जो मंथ चालू होता है, महीना चालू होता है, वो चैत्र महीने से चालू होता है। चैत्र मास से फाल्गुन मास। ठीक है। फाल्गुन मास। ठीक है। चैत्र से फागुन हमारा ये महीना चलता है। अगर हम अंग्रेजी महीने की बात करें तो ये कुछ 21 से 22 मार्च के आसपास से शुरू होता है ये कैलेंडर। ठीक है। एक तो ये जानकारी है। दूसरी दूसरी जानकारी आपको ये रखनी चाहिए कि कनिष्क के कुछ इंपॉर्टेंट दरबारी थे। कनिष्क के कुछ महत्वपूर्ण दरबारी थे। तो इनके दरबारी कौन थे? तो इसके दरबारी थे, एक तो थे अश्वघोष। 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 ठीक है। अश्वघोष। दूसरे थे वासुमित्र। वासुमित्र। तीसरे थे चरक। चौथे थे पास। ठीक है। पांचवें थे नागार्जुन। नागार्जुन। ठीक है। और लास्ट थे सुश्रुत। सुश्रुत। ठीक है। ये छह राज दरबारी थे इनके। अश्वमेध जो थे, इन्होंने एक रचना की थी बुद्ध चरित की। बुद्ध चरित। बुद्ध चरित की रचना किसने की थी? अश्वघोष ने। तो ये पूछा जा सकता है, बुद्ध चरित किसने रचा? अश्वघोष ने। चरक। चरक किसके रचयिता थे? चरक संहिता। चरक संहिता। ठीक है। चरक संहिता के रचयिता चरक थे। ठीक है। ये किस क्षेत्र में है? चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है।
चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है। इसके अलावा नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन, भारत का आइंस्टीन, आइंस्टीन। तो भारत का आइंस्टीन किसे कहा गया है? नागार्जुन को। ठीक है, नागार्जुन को। ठीक है। इन्होंने किसकी खोज की थी? इन्होंने शून्य, ये बेसिकली शून्यवाद की खोज किया था इन्होंने। तो किसकी? शून्यवाद की खोज किया था। शून्यवाद की खोज किया था। शून्यवाद की खोज किसने किया? खोज। ठीक है। तो शून्यवाद की खोज किसने किया? नागार्जुन ने। और सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के जनक थे। शल्य चिकित्सा। ठीक है। तो शल्य चिकित्सा के जनक कौन थे? शल्य चिकित्सा के जनक। ठीक है, ये जनक। ठीक है। तो आशा करते हैं कि कुषाण वंश के बारे में काफी जानकारी आपको मिल गई होगी कि इनके दरबारी किसके? कनिष्क के 6 दरबारी थे। अश्वघोष, अश्वघोष ने बुद्ध चरित लिखा था। दूसरे थे वासुमित्र। तीसरे थे चरक, चरक ने चरक संहिता लिखा चिकित्सा के क्षेत्र में। नागार्जुन भारत का आइंस्टाइन कहा गया। शून्यवाद की खोज नागार्जुन ने किया, पार्श्व। और सुश्रुत, सुश्रुत थे जिन्होंने शल्य चिकित्सा के जनक थे। ठीक है। आइए बात करेंगे अगले राजवंश की। ठीक है। मालव जाति। ठीक है। ये मालव जाति जो है, ये बेसिकली सिकंदर के समकालीन एक जाति थी। ठीक है। जिसने सिकंदर पर आक्रमण किया था। जब भारत पर सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, उस वक्त ये जाति, मालव जाति ने सिकंदर पर आक्रमण करी की। और तब से ये जाति प्रकाश में आई। ठीक है, मालव जाति। और ये कालांतर में आकर मालवा में बस गए। तो मालवा में बस गए, और संभवतः कहा जाता है कि शायद इसीलिए जो मालवा है, इसका नाम किसके ऊपर पड़ा है? मालव जाति के ऊपर पड़ा है। ठीक है। तो मालव जाति से याद रखना है कि इन्होंने सिकंदर पर आक्रमण किया था, और इसी से प्रकाश में आई यह जाति कालांतर में मालवा आकर बस गई। और इन्हीं के नाम से कहा जाता है कि मालवा नाम पड़ा। ठीक है। पाणिनि, पाणिनि जो थे, इनका एक संस्कृत व्याकरण है अष्टाध्यायी। ये अष्टाध्यायी किसका व्याकरण है? पाणिनि का। तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी में मालव जाति को किस चीज के लिए उल्लेख किया है? आयुध जीवी के लिए। ठीक है। तो उल्लेख कैसे किया है? आयुध जीवी के रूप में उल्लेख किया है। किसमें? अष्टाध्यायी में। ठीक है। तो मालव जाति के बारे में इतना ही पढ़ना है। ठीक है, ज्यादा डिटेल्स इसमें नहीं है। नागवंश। नागवंश एक अगेन महत्वपूर्ण वंश था मध्य प्रदेश में। ठीक है। दूसरी सदी के अंतिम चरण में मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में जब कुषाण राजवंश का डिक्लाइन फेज चालू हुआ, कुषाण साम्राज्य का प्रभाव खत्म होने लगा, तो भारशिव नागों का शासन जम गया। इनको भारशिव क्यों कहते थे? क्योंकि ये शिवलिंग धारण करते थे, अपने कंधों में शिवलिंग धारण करते थे। ठीक है। और शिवलिंग धारण करने की वजह से इनको क्या कहा गया? भार शिव कहा गया। ठीक है। मथुरा के जो नागवंश की एक शाखा थी, मध्य प्रदेश में आकर बस गई। ठीक है। मथुरा के नागवंश मध्य प्रदेश में शासन स्थापित करते हैं। और इसके जो संस्थापक थे, इसके संस्थापक थे वृषनाथ। ठीक है। तो नाग वंश के संस्थापक कौन हुए? वृषनाथ। वृषनाथ, नाग से नाथ, याद रखिए। नागवंश नाथ, वृषनाथ। ठीक है। और वृषनाथ का सिक्का भी कहां से मिला है? विदिशा से। इनकी राजधानी थी बेसनगर, विदिशा। विदिशा का प्राचीन नाम ही बेसनगर था। ठीक है। तो वृषनाथ के सिक्के कहां से मिलते हैं? विदिशा से मिलते हैं, और यही इनकी राजधानी थी। बाद में इसी नागवंश का एक राजा था भीमनाग। ये भीमनाग राजधानी को पद्मावती ले गया। कहाँ ले गया? पद्मावती। पुराणों के अनुसार जो पद्मावती तथा क्रांतिपुरी कुटवार है, ये दो नागों की राजधानियां थी। एक तो पद्मावती थी, पद्मावती, और एक क्रांतिपुरी जो कुटवार के पास थी। ठीक है। पद्मावती आज के डेट पे कहां पर स्थित है? तो ये ग्वालियर के समीप
ही आधुनिक, जिसे पवैया या पदम पवैया कहते हैं, उसी को पहले पद्मावती कहा जाता था। ये कहाँ पर थी? ग्वालियर के पास। ठीक है। तो भीमनाग जो अपनी राजधानी पद्मावती और क्रांतिपुरी कर लेते हैं, और ये पद्मावती कहाँ था? ग्वालियर के समीप, जिसे पवैया या पदम पवैया कहा जाता है। ठीक है। नौ नागवंशी राजाओं ने यहां पर शासन किया। नौ नागवंशी राजाओं ने यहां पर शासन किया समय समय पर। ठीक है। नागवंशी अपने कंधे पे शिवलिंग वहन करते थे, इसीलिए इनको क्या कहा गया है? भारशिव कहा गया है। ठीक है। और इन्हें 10 अश्वमेध यज्ञ करने का भी श्रेय जाता है। ठीक है। तो नागवंशियों ने 10 अश्वमेध यज्ञ किया था, 10 अश्वमेध यज्ञ भी किया था। ठीक है। और ये जो अश्वमेध यज्ञ नागों ने किया था, ये कुषाणों के ऊपर विजय के उपलक्ष्य में किया था। तो नागों ने कुषाणों को पराजित किया था, और इसी विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने ये 10 अश्वमेध यज्ञ किया था। ठीक है। बात करते हैं एक और मध्य प्रदेश का राजवंश, जो बोधि वंश कहलाया। बोधि वंश। ठीक है। ये बोधि वंश जबलपुर का बोधि वंश या तेवर त्रिपुरी के आसपास ये राज करते थे। ये जो बोधि राजवंश है, ये तेवर त्रिपुरी के आसपास राज करते थे, तेवर या त्रिपुरी। बोधि वंश के 4 शासकों के यहां से सिक्के प्राप्त हुए हैं। कहां से? तेवर या त्रिपुरी से। ठीक है। कौन कौन से वो राजा थे? श्री बोधि, वसु बोधि, चंद्र बोधि और शिव बोधि। बहुत आसान है याद करना। बोधि वंश से जितने भी चारों राजा थे, उनके नाम के अंतिम में क्या था? बोधि। श्री बोधि, वसु बोधि, चंद्र बोधि और शिव बोधि। ठीक है। इन्हीं के समय बघेलखंड में एक राजवंश था जिसका नाम था मगवंश। मग। ठीक है। बघेलखंड का यह मगवंश का जो प्रथम ज्ञात शासक है, जिसके बारे में पहले जानकारी मिलती है, वह था वशिष्ठी पुत्र भीमसेन। वशिष्ठी पुत्र भीमसेन ये बघेलखंड का के मगवंश का प्रथम ज्ञात शासक था। इसका पुत्र होता है जिसका नाम था कोतसी पुत्र पोटसिरी। कोतसी पुत्र पोटसिरी। ठीक है। इनकी राजधानी थी बांधवगढ़। ठीक है। बांधवगढ़ राजधानी थी। बघेलखंड से याद रखिएगा, बघेलखंड, बांधवगढ़। ठीक है। तो बघेलखंड के जो मग शासक थे, इनकी राजधानी थी बांधवगढ़। बघेलखंड से मग राजाओं के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, और इन सिक्कों में भीमसेन, भद्रमग, शिवमग ने कुषाणों से सफल संघर्ष किया है, इसकी भी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश के दो वंश हो गए। बोधि वंश जो जबलपुर या त्रिपुरी तेवर के आसपास का था, और दूसरा बघेलखंड का मगध वंश, जिसकी राजधानी थी बांधवगढ़। ठीक है। अगला जो महत्वपूर्ण राजवंश है, ये केवल मध्य प्रदेश का ही नहीं अपितु पूरे देश का, चंद्रगुप्त मौर्य, यानी मौर्य साम्राज्य के बाद अगर कोई साम्राज्य दोबारा पूरे भारत को एकत्रित किया, अखंड बनाया, वो था गुप्त वंश। ठीक है। बात करते हैं गुप्त वंश की। तो गुप्त वंश के जो संस्थापक थे, गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त 240 एडी से 280 एडी के बीच शासन करते हैं। ठीक है। इन्हें आदि पुरुष भी कहा गया है। पूना से एक ताम्रपत्र मिला था, उस ताम्रपत्र में इसको आदि पुरुष कहा गया है। आदि पुरुष किसको कहा गया है? श्रीगुप्त को। तो जिसने संस्थापक था उसको क्या कहा गया है? आदि पुरुष। गुप्तों के समय एक बार फिर हमने जैसे बताया कि पूरे भारत का, संपूर्ण भारत का, अखंड भारत का राजनीतिक एकीकरण हुआ। ठीक है। जब गुप्तों का पाटलिपुत्र में उदय हो रहा था, जब गुप्त पाटलिपुत्र, ठीक है, मगध के राज्य में जब इनका उदय हो रहा था, ठीक उसी समय पे मध्य प्रदेश में भी अनेक शक्तियां थी यहाँ पर। जैसे पश्चिम मध्य प्रदेश में शक, ठीक है, जैसे उज्जैन वगैरह में शक का राज्य था, शकों का। ठीक है। कार्दमक वंशीय शक थे यहाँ पर, जिसका एक महान शासक हुआ था रुद्रदामन, मैंने बताया था। इसके अतिरिक्त आभीर वंश, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कशन किया है, नागवंश जैसे राज्य भी शक्तिशाली थे मध्य प्रदेश में। ठीक है। सुपिया, सुपिया
जो कि एक लेख अभिलेख मिला था रीवा जिला से, ठीक है। इस लेख के अनुसार, ये लेख किसका था? तो पहले तो ये लेख था स्कंद गुप्त का, ठीक है। तो इस लेख के अनुसार, जो अभी मैंने बताया कि इसके संस्थापक थे श्रीगुप्त, इस लेख के अनुसार, सुपिया लेख के अनुसार, गुप्तों की जो वंशावली चालू होती है वो घटोत्कच से चालू होती है। तो ये कहा जाता है कि इसके पहले राजा कौन थे? घटोत्कच, ठीक है। जबकि हम एज अ बाकी सोर्सेस से पढ़ेंगे तो क्या मिलता है हमें? श्रीगुप्त। तो आपको श्रीगुप्त ही संस्थापक के रूप में लगाना है आंसर। लेकिन अगर ये स्पष्ट कहीं आता है कि सुपिया लेख के अनुसार जो गुप्त थे इनकी वंशावली कहां से शुरू होती है, तो फिर हमें बताना है घटोत्कच से। और ये सुपिया लेख किसका था? तो स्कंद गुप्त का था, जो कि एक गुप्त वंश का ही एक राजा था, ठीक है। श्रीगुप्त के बाद बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम की। चंद्रगुप्त दो हुए इनके गुप्त वंश में, एक चंद्रगुप्त प्रथम और एक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 के बीच ये राज करते हैं, और इसने सोने का सिक्का चलाया। चंद्रगुप्त प्रथम ने सोने का सिक्का चलाया, जिसे कहा गया है दीनार, ठीक है। तो देखिए, कुषाण वंशों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का चलाने का काम किया था, ये ध्यान रखना है अपने को। ये भी सोने का सिक्का चलाते हैं गुप्त वंश के शासक, लेकिन उस सिक्के का नाम क्या था? दीनार, ठीक है। साथ ही साथ ये राजा रानी प्रकार के सिक्के भी चलाए थे। राजा रानी प्रकार के सिक्के सिक्के भी ये चलाए थे, ठीक है। और साथ में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत भी चलाया। गुप्त संवत 319 एडी से 320, ठीक है। 319 में इन्होंने गुप्त संवत चलाया, ठीक है। अब हमने एक गुप्त संवत की अभी बात किया कि गुप्त संवत कब चला था, तो 319 में चला था, ठीक है। और जो शक संवत है वो कब चला था? 78 में चला था। ये दोनों ही एडी हैं, करेक्ट। बात समझ आई? ठीक है। शक संवत किसने चलाया था? कनिष्क ने। और गुप्त संवत किसने चलाया? चंद्रगुप्त प्रथम ने, ठीक है। तो अगर मैं शक संवत और गुप्त संवत के बीच देखूं कितने साल का डिफरेंस है, तो ये है 241 साल का डिफरेंस है गुप्त वंश और शक संवत के बीच, ठीक है। क्लियर है? ये चीज अपने को ध्यान रखना है। अगला, जो चंद्रगुप्त प्रथम था, इसी का बेटा हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले, माफ करिएगा, हाँ। तो ये चंद्रगुप्त प्रथम का जो बेटा था वो कौन था? समुद्रगुप्त, माफ करिएगा, समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त 335 एडी से 375 एडी, 375 एडी में राज करता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त पूरे गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ। इसे भारत का नेपोलियन कहा गया है, ठीक है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। और ये किसने कहा है? विंसेंट आर्थर स्मिथ ने, ठीक है। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने कुछ और लोगों को भी नेपोलियन की संज्ञा दी है। उनमें से राजेंद्र प्रथम जो चोल वंश के एक शासक थे, इन्होंने दक्षिण भारत, राजेंद्र प्रथम प्रथम को कहाँ का नेपोलियन बोला है? दक्षिण भारत का नेपोलियन बोला है, ठीक है। साथ ही साथ नादिर शाह, जो कि ईरान का शासक था, इसको इन्होंने ईरान का नेपोलियन कहा है। और अहमद शाह अब्दाली को अफगानिस्तान का नेपोलियन कहा है। सेम पर्सन थे, विंसेंट आर्थर वीए स्मिथ, ठीक है। समुद्रगुप्त की एक प्रयाग प्रशस्ति मिली थी, प्रयाग में, ठीक है, प्रशस्ति मिलती है प्रयागराज में, ठीक है। इस प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार यह जो समुद्रगुप्त है ये मध्य प्रदेश के जंगलों से गुजरा था और आर्यावर्त के 9 राजाओं को जीता, ठीक है। तो समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 राजाओं को पराजित करता है, जिनमें नागवंशी राजा भी थे जो मध्य प्रदेश में शासन कर रहे थे, ठीक है। इस अभियान में विदिशा के शक सामंत श्रीधर वर्मन पर भी आक्रमण करता है और इनको पराजित करता है, ठीक है। इस विजय की जो स्मृति है, इस विजय की स्मृति के ऊपर जो श्रीधर बर्मन के ऊपर विजय प्राप्त करता है, इस विजय की स्मृति में इसने ऐरण, जिसका प्राचीन नाम, सागर का प्राचीन नाम है, ऐरण में एक स्मारक बनवाया था। ऐरण में
एक स्मारक बनवाया था। ठीक है। समुद्रगुप्त को कहा जाता है कि जो ऐरन सागर है, ऐरन सागर है, इसका स्वभाव स्वभोग नगर बन गया था। ऐरन सागर समुद्रगुप्त का स्वभोग नगर बन गया था। ठीक है। विदिशा और साकोर से, विदिशा और साकोर से कांच नामक सिक्के मिले हैं। कहां से? विदिशा और साकोर से। ठीक है। समुद्रगुप्त के बाद एक महान राजा हुआ गुप्त वंश में, जिसका नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और इसी को चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसने उज्जैनी के कार्दमक वंश का अंत कर संपूर्ण मध्य प्रदेश से शकों का अंत कर दिया था। ठीक है। इससे पहले भी मैं, जब मैं शक वंश आपको पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था कि विक्रमादित्य, जिसका चंद्रगुप्त द्वितीय भी नाम था, इसने ही उज्जैनी के कार्दमक वंशों का संपूर्ण विनाश कर उज्जैन को शक वंश से मुक्त कराकर गुप्त वंश में शामिल कर लिया था। ठीक है। शक विजय के उपलक्ष्य में देवी चंद्रगुप्तम से किससे शक विजय, शकों के ऊपर इसको विजय प्राप्ति हुई, ये कहां से पता चलता है? तो देवी चंद्रगुप्तम से और एक सकारी उपाधि से, देवी चंद्रगुप्तम और सकारी उपाधि से पता चलता है शक विजय के बारे में। ठीक है। वीरसेन साहब, वीरसेन साहब कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का विदेश मंत्री था, जो युद्ध और शांति का भी मंत्री था। ठीक है। आम्र कारदव, आम्र कारदव इसका एक सेनापति था। ठीक है। और इसका एक लेख मिला है सांची से। कहां से? सांची से, आम्र कारदव का। इसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया। यहीं उसके दरबार में नवरत्न हुए थे। ठीक है। तो उज्जैनी को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य दूसरी राजधानी बनाता है, और इसी उज्जैनी राजधानी में इसके नवरत्न थे। वो नवरत्न कौन थे? ठीक है, ये अभी हम बात करेंगे। तो नवरत्नों के बारे में देखिए। इनमें सबसे पहले थे धनवंतरी। धनवंतरी कौन थे? ये आयुर्वेदाचार्य थे, चिकित्सक थे धनवंतरी। ठीक है। छपड़क, छपड़क एक ज्योतिषी थे। अमर सिंह संस्कृत के महान कोशकार और साथ में एक कवि थे। कालिदास के बारे में सब जानते हैं, ये एक महान कवि और नाटककार थे। शकु, शकु वास्तुकार थे। वराह मिहिर, वराह मिहिर पहले भी डिस्कस हम कर चुके हैं, जिनकी जन्मभूमि थी कायथा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कायथा। कायथा ये मालवा संस्कृत का एक स्थल था। इसका, मालवा संस्कृत में, मालवा संस्कृत जो है, मालवा संस्कृत, ठीक है, मालवा संस्कृत में एक प्रमुख स्थल था कायथा। कायथा के थे कौन? बराह मिहिर। और ये एक महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ भी रहे हैं। ठीक है। बररुचि व्याकरणविद और संस्कृत के महान विद्वान थे। घटकारपरा, घटकारपारा ये कवि थे और नाटककार थे। बेताल भट्ट, बेताल भट्ट ये जादूगर थे और साथ में कवि थे। ठीक है। तो ये नवरत्न थे किसके? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला शासक हुआ गुप्त वंश में कुमारगुप्त। कुमारगुप्त की मंदसौर में एक प्रशस्ति मिली। इस मंदसौर प्रशस्ति के अनुसार इसका एक सामंत था, जिसका नाम था बंधु बर्मन या बंधु वर्मा। इसने सूर्य मंदिर को दान दिया था। ठीक है। इसने सूर्य मंदिर को दान दिया था। ठीक है। कुमार गुप्त के बाद एक दूसरा शासक होता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त, इसके समय पर हूण, ठीक है, सफेद हूण यहाँ पर भारत में आक्रमण करते हैं, लेकिन स्कंदगुप्त इनको इतनी बुरी तरह से हराता है कि अगले 50 सालों तक, 50 इयर्स के आसपास तक दोबारा हूण भारत में नहीं आती। ये हूण भी एक चाइनीज, चाइना की ही एक जनजाति थी। ठीक है। लेकिन जब ये स्कंदगुप्त
हूणों के साथ युद्ध करने में बिजी थे, उसी टाइम पे इन्हीं के अधीन थे इनके सामंत बाकाटक। बाकाटकों ने इसका फायदा उठाया और मालवा पर अधिकार कर लिया था। लेकिन जब स्कंदगुप्त हूणों को भगा देता है और इस युद्ध से फ्री होता है, तो ये वाकाटकों को भी मालवा से भगाकर और मालवा को पुनः छीन लेता है वाकाटकों से। ठीक है। अगला राजा, अब उत्तर गुप्त का जो अगला राजा है, ठीक है, वो था भानुगुप्त। भानुगुप्त के बारे में कहा जाता है कि स्कंदगुप्त के बाद इसने हूणों को परास्त किया था दोबारा। ठीक है, 50 साल के बाद हूण दोबारा आए थे। ठीक है। इस युद्ध में उसका एक सैनिक था गोपीराज। गोपीराज मारा गया था। और गुप्त काल में ही पहली विधवा सती होने का जिक्र मिलता है। ठीक है। ये जो गोपीराज सैनिक था, इसी की पत्नी, इसकी जो विधवा थी, ये सती हो जाती है। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? ऐरण के अभिलेख से। ठीक है। तो गुप्त काल में पहली बार सती का उल्लेख मिलता है। वो कौन था? तो भानुगुप्त का एक सैनिक था गोपीराज, जिसके मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा सती हो जाती है, और इसकी जानकारी मिलती है ऐरण के अभिलेख से। बात करें गुप्त वंश के प्रमुख तथ्यों के बारे में, तो गुप्त वंश जब चल रहा था और जब राजा विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य शासन कर रहे थे उज्जैनी में, ठीक उसी टाइम पे चीनी यात्री फाहियान भारत की यात्रा पे आए थे। ठीक है। फाहियान ने मालवा से गुजरे और मालवा को बोला था कि यहाँ की जलवायु विश्व की श्रेष्ठतम जलवायु है, विश्व की श्रेष्ठतम जलवायु है। परंतु इसने चंद्रगुप्त द्वितीय का कभी भी अपने उसमें जिक्र नहीं किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को श्रेष्ठतम नगर उज्जैन और पाटलिपुत्र का स्वामी कहा जाता था। ठीक है। साकोर से गुप्त वंश की सर्वाधिक 24 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई। इनकी मुद्राओं को, स्वर्ण मुद्राओं के क्या कहा जाता था? दीनार। ठीक है। पूर्वी मालवा को सर्वप्रथम जीतने वाला जो गुप्त शासक था, वो था समुद्रगुप्त। जिसने पूर्वी मालवा को पहली बार जीता था, वो कौन था? समुद्रगुप्त। पश्चिमी मालवा को जीतने वाला जो शासक था, वो कौन था? कुमारगुप्त। ठीक है। तो ये जानकारी रही गुप्तों के बारे में। गुप्तों के बारे में थोड़ा बहुत और जा समझ लेते हैं। मध्य प्रदेश के जो गुप्तकालीन प्रमुख अभिलेख क्या प्राप्त होते हैं? तो एक अभिलेख तो मिलता है दसपुर से, दसपुर मंदसौर से। ठीक है। दसपुर मंदसौर का अभिलेख ये मिलता है 473 ईस्वी। ठीक है। और इस अभिलेख जो मंदसौर का जो अभिलेख मिलता है, इस अभिलेख का रचनाकार थे वत्स भट्टी। कौन थे? वत्स भट्टी। वत्स भट्टी को कहा जाता है कि संस्कृत के विद्वान थे। ठीक है। और ये जो मंदसौर का अभिलेख है, मंदसौर का जो अभिलेख है, इसे विश्व का पहला विज्ञापन भी कहा जाता है। तो विश्व का पहला विज्ञापन किस अभिलेख को कहा गया है? तो मंदसौर अभिलेख को कहा गया है। इसके रचयिता हैं वत्स भट्टी। और ये 473 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। ठीक है। इसमें कुमार गुप्त के राज्यपाल जो बंधु वर्मा थे उल्लेख है इसी मंदसौर के अभिलेख में, जिसने सूर्य मंदिर के निर्माण हेतु तंतुबाय श्रेणी को दान दिया था। ठीक है। दूसरा जो अभिलेख गुहालेख मिलता है वह है उदयगिरी गुहालेख। उदयगिरी का गुहालेख जैन अभिलेख में इस एक जैन अभिलेख है। तो उदयगिरी का अभिलेख कैसा है? तो ध्यान रखना है कि एक जैन अभिलेख है, जैन धर्म से संबंधित है। और इसमें एक शंकर नामक व्यक्ति था, जिसने पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित किया था। तो पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित किया था, ये उदयगिरी गुहालेख से पता चलता है, शंकर नामक व्यक्ति ने। ठीक है। कुछ और प्रमुख अभिलेख हैं, जैसे कि ऐरण अभिलेख। ऐरण यानी कि सागर। ठीक है। सागर। ठीक है। तोरमाड़ और मिहिरकुल ये हूण शासक थे, हूण वंश के शासक थे। और ऐरण अभिलेख से पता चलता है कि तोरमाड़ और मिहिरकुल यहाँ पर कभी राज किए थे या यहाँ पर आए थे। इंदौर ताम्रपत्र, यहां से स्कंदगुप्त द्वारा इंदौर की तेली श्रेणी
का जो मंदिर था उसको दान देने का उल्लेख है। ठीक है, तेली श्रेणी के मंदिर को दान देने का उल्लेख कहाँ से मिलता है? इंदौर का जो ताम्रपत्र लेख है। ठीक है, पांचवा है तुमैन अभिलेख। तुमैन अभिलेख ये मिला है अशोक नगर जिला से, अशोक नगर जिला से। और इसके अनुसार कुमार गुप्त को शरदकालीन का शरदकालीन सूर की भांति कहा है। शरदकालीन सूर की भांति कौन से गुप्त शासक को कहा गया है? तो था कुमार गुप्त। और कौन से अभिलेख में? तुमैन का अभिलेख। ठीक है, ये तो प्रमुख अभिलेख रहे गुप्त काल के। अब कुछ इनके स्थापत्य कला की बात करते हैं, स्थापत्य शैली की बात करते हैं। तो गुप्तों की जो स्थापत्य शैली थी, इनमें एक प्रमुख था विष्णु मंदिर। विष्णु मंदिर एक तिगवा जो जबलपुर में पड़ता है, यहाँ का विष्णु मंदिर था, जो जैन गुप्त काल की स्थापत्य शैली है। शिव मंदिर कहाँ से प्राप्त हुआ है? भूमरा। भूमरा ये कहाँ पर है? सतना, मध्य प्रदेश। ठीक है, पार्वती मंदिर। पार्वती मंदिर नचना कुठार अजयगढ़, नचना कुठार अजयगढ़। बौद्ध मंदिर की प्राप्ति कहां से? सांची, सांची से। मंदिर अवशेष कहां से मिले हैं? साकौर, रौंद, कुंडलवन। ठीक है, हटा दमोह से। कृष्णा मंदिर भीतरगांव, कानपुर से मिले हैं। और लक्ष्मण मंदिर कहां से मिला? सिरपुर रायपुर से, सिरपुर रायपुर से। ठीक है, ये इनकी स्थापत्य कला के बारे में हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं एक प्रमुख आ, शासक, जो कौन थे? फूड। तो फूड जो थे, ये चीन की एक खूंखार जनजाति थी। ठीक है, चीन की खूंखार जनजाति। और हूणों का जो पहला आक्रमण हुआ था, बताया था मैंने कि स्कंदगुप्त के समय पर आक्रमण किया था 459 के आसपास। और स्कंदगुप्त ने इनको इतनी बुरी तरह से परास्त किया था कि फिर 50 सालों तक दोबारा लौट के नहीं आए थे। ठीक है, 5वीं सदी के अंत में, देखिए 459 पे आक्रमण किया था, इसके बाद 5वीं सदी के अंत में ही आए हैं। ठीक है, और कौन आया था? तोरमाड़। तोरमाड़ के नेतृत्व में पुनः हूण आक्रमण करते हैं। ठीक है, और इनकी उपस्थिति मध्य प्रदेश में जो ऐरण सागर जिला है, यहाँ का बराह मूर्ति अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुआ, जिससे तोरमाड़ की उपस्थिति पता चलती है। यहीं से तांबे के सिक्के में महाराजा धीराज की उपाधि वाला सिक्का भी प्राप्त हुआ है, ऐरण यानी कि सागर से। तोरमाड़ का पुत्र था मिहिरकुल। ठीक है, मिहिरकुल पश्चिमी मालवा में शासन किया है। एक लंबे समय तक इसने यहाँ पर पश्चिमी मालवा में शासन किया। और ग्वालियर अभिलेख के अनुसार मिहिरकुल ने गोप पर्वत पर सूर्य मंदिर भी बनवाया था। ठीक है, तो गोप पर्वत पर सूर्य मंदिर किसने बनवाया? मिहिरकुल ने। ठीक है, और शासन कहाँ किया? मालवा में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, इसके आगे देखेंगे वाकाटक वंश। ठीक है, तो वाकाटक वंश ये बेसिकली इसके जो संस्थापक थे वो थे बिंद शक्ति। वाकाटक वंश के संस्थापक, ये वाकाटक बहुत आसान है याद करना, वा से वाकाटक, वा से बिंद, ठीक है, और वा से विदिशा। ठीक है, तीन चीजें। ठीक है, समझिए वाकाटक वंश है, इसका संस्थापक है बिंद शक्ति, और इसकी राजधानी है विदिशा। ठीक है, ये कहां पर? तो बिंद शक्ति को पुराणों में विदिशा का शासक बताया जाता है। कहाँ का? विदिशा का शासक बताया जाता है बिंद शक्ति को। ठीक है, वाकाटकों का मूल निवास बुंदेलखंड था। ठीक है, ये भी बीच से वा से ही चालू हो रहा है। बिंद शक्ति के पुत्र प्रवर सेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ठीक है, और नागवंश जो थे, इनसे इनका वैवाहिक संबंध रहा है। इसके 4 पुत्र थे। इसके चारों पुत्रों ने साम्राज्य को 2 शाखाओं में बांट दिया। ठीक है, तो याद रखेंगे वाकाटक जो संस्थापक थे बिंद शक्ति, बिंद शक्ति को विदिशा का शासक कहा गया है। ठीक है, और इसे वंश केतु भी कहा गया है। क्या कहा गया है? मूलतः मध्य प्रदेश का राजवंश था, और इसे बिंद शक्ति को वंश केतु भी कहा गया है। ठीक है, बिंद शक्ति के पुत्र थे प्रवरसेन। प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए, और नागवंशियों से इनका वैवाहिक संबंध रहा। इसके 4 पुत्र थे, चारों ने 2 शाखाओं में
इस वाकाटक वंश को बांट दिया। ठीक है। वो दो शाखाएं कौन थी? तो एक थी नंदी शाखा या पुरिक शाखा। ठीक है। नंदीवर्धन शाखा या पुरिक शाखा। नंदीवर्धन या पुरिक शाखा। इसके संस्थापक थे रुद्रसेन प्रथम। इसके संस्थापक थे रुद्रसेन प्रथम। राजधानी कहाँ थी? तो राजधानी थी नागपुर में। राजधानी थी नागपुर में। ठीक है। दूसरा है वत्स गुल्म शाखा। वत्स गुल्म शाखा। ठीक है। वत्स गुल्म शाखा। ठीक है। पहला नंदीवर्धन शाखा या पुरिक शाखा के संस्थापक थे कौन? रुद्रसेन प्रथम। और राजधानी होती है नागपुर। वत्सगुल्म शाखा के संस्थापक थे सर्वसेन। वत्सगुल्म के संस्थापक सर्वसेन थे। ठीक है। और बाद में एक इसी वाकाटक वंश में एक राजा हुए हरिसेन। हरिसेन ने दोनों शाखाओं को, नंदीवर्धन शाखा और वत्सगुल्म शाखा को पुनः एकीकृत कर दिया और इसकी राजधानी रखा इन्होंने बसीम। ठीक है। तो बासीम इन्होंने राजधानी रखा। ठीक है। प्रवरसेन द्वितीय, अच्छा, इसके जितने भी राजा थे ये विद्यमान भी थे। प्रवर्षण द्वितीय हुए जिन्होंने सेतु बंध काव्य की रचना की थी। तो सेतु बंध काव्य की रचना प्राकृत भाषा में करते हैं कौन? प्रवरसेन द्वितीय। ठीक है। दूसरे राजा हुए सर्वसेन। सर्वसेन प्रथम। सर्वसेन प्रथम ने रचना किया था गाथा सप्तशती की। गाथा सप्तशती। ठीक है। गाथा सप्तशती हरिविजय की रचना किसने किया? सर्वसेन प्रथम ने। ठीक है। ये वत्स गुल्म शाखा के संस्थापक भी थे सर्वसेन। ठीक है। तो सर्वसेन ने गाथा सप्तशती और सर्वसेन से सप्तशती, याद रखिए, सर्वसेन से सप्तशती और हरिविजय। ठीक है। बाकाटक बाकाटकों को विंध्याचल की शक्ति कहा जाता था। ठीक है। तो ये विंध्याचल की एक तरह से शक्ति थे। और संस्कृत में एक शैली होती है विदर्भी शैली। विदर्भी शैली का विकास बाकाटक दरबार में ही हुआ था। और इसी विदर्भी शैली में, संस्कृत के इस विदर्भी शैली में ही कवि कालिदास ने मेघदूत महाकाव्य की रचना की थी। तो मेघदूत महाकाव्य की रचना कौन से शैली में है? विदर्भी शैली में है। ठीक है। और ये विदर्भी शैली बाकाटकों के दरबार में ही ये शैली यहाँ विकास हुआ था। ठीक है। चलिए अगला वंश है औलिकर वंश। औलिकर वंश चौथी सदी में, औलिकर वंश एक महत्वपूर्ण राजवंश था मध्य प्रदेश का। ठीक है। इनकी राजधानी थी दसपुर मंदसौर। दसपुर मंदसौर। ठीक है। मंदसौर का पुराना नाम था दसपुर। ठीक है। चौथी सदी में औलिकर वंश यहाँ पर अपना राज्य स्थापित करते हैं। और इनके जो प्रारंभिक शासक थे, प्रारंभिक शासकों में जयवर्मन, सिंहवर्मन, नरवर्मन, ये इनके प्रारंभिक शासक थे। सिंहवर्मन को मालवा मालवा औलिकर वंश का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है। तो मालवा में जो औलिकर वंश ने राज्य स्थापित किया था वो कौन थे? सिंह बर्मन। ठीक है। और नरबर्मन ने मंदसौर औलिकर वंश की स्थापना की थी। ठीक है। तो माँ न ना माँ है ना, नरवर्मन कहाँ? मंदसौर में। ठीक है। और सिंह बर्मन कहाँ पर? मालवा में। ठीक है। गुप्त काल में मालवा गुप्त काल में मालवा में समुद्रगुप्त के समकालीन सिंह वर्मा का शासन हुआ करता था। ठीक है। तो मालवा में, ठीक है, सिंह वर्मा का शासन हुआ करता था। और नर वर्मा के दो पुत्र थे, बंधु वर्मा और भीम वर्मा। ये वही बंधु वर्मा है जो कुमार गुप्त के सात सामंत रहे हैं। ठीक है। कुमार गुप्त के सामंत रहे हैं। मंदसौर अभिलेख के अनुसार, हमने जब गुप्त वंश पढ़ रहे थे तो वहां पर आपने पढ़ा होगा कि बंधु बर्मन कुमार गुप्त का क्या था? सामंत बन गया था। ठीक है। और इसी अभिलेख के अनुसार इसने सूर्य मंदिर हेतु जुलाहा श्रेणी को क्या किया था? दान किया था। ठीक है। तो ये वही बंधु बर्मन है। ठीक है। क्लियर? तो ये बंधु बर्मन कौन से वंश के थे? औलिकर वंश के। औलिकर वंश के जो मालवा शाखा के संस्थापक थे वो सिंह बर्मन थे। और मंदसौर वंश के संस्थापक नर बर्मन थे। इनकी राजधानी कहाँ थी? मंदसौर में थी। दसपुर मंदसौर में थी। ठीक है।
कुछ और फैक्ट्स देखते हैं इसमें। तो यशो वर्मन, ठीक है, तो यशो वर्मन 6th सेंचुरी में ये जो औलिकर वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ, यशो वर्मन सबसे प्रतापी राजा यशो वर्मन हुआ। इसके बारे में कहा जाता है, मंदसौर के 2 अभिलेखों में यशो वर्मन की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। तो मंदसौर से 2 अभिलेख ऐसे प्राप्त हुए हैं जिसमें इसकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। इसमें से इसने उत्तरी भारत का महान विजयी सम्राट निरूपित किया गया है। कहाँ, किस किस लेख के अनुसार? मंदसौर के अभिलेख अनुसार कहा गया है कि उत्तरी भारत का ये एक महान साम्राज्य स्थापित किया था इसने, ठीक है। यशोवर्मन का राज्य संपूर्ण पश्चिमी महासागर से ब्रह्मपुत्र तक, पश्चिमी महासागर से लेकर ब्रह्मपुत्र तक और हिमालय से गंजय जिला उड़ीसा तक फैल गया था, ठीक है। यशोवर्मन ने हूण नरेश मिहिरकुल को भी पराजित किया था, जिसके बारे में भी पढ़ा था, जो तोरमाड़ का पुत्र था मिहिरकुल, ठीक है। मिहिरकुल को परास्त करने का काम किसने किया था? यशोवर्मन ने, ठीक है। तो यशोवर्मन औलिकर वंश का एक महान राजा हुआ, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। बाकी मिलेंगे अगले क्लास में कुछ नए राजवंशों के साथ, ठीक है। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।